गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को जो वो इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं दोनों में जो वो कवर करूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। देखिए, सभी जितने भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन को तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो सभी जो वो क्लियर होंगे। इससे बाहर जो वो कुछ भी मतलब कि नहीं पूछा जाएगा। जैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिलअप्स पूछे जाते हैं, तो वो सभी जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कम से कम टाइम में जो वो हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। कम से कम टाइम में जो वो आपका पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बोर्ड के एग्जाम में जो वो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टॉपिक्स जो वो यहाँ पे क्लियर होंगे। तो इसको आपने पूरे देखना है। अगर आपने चैनल एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को जो वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, देखिए फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आता है, जिसमें हम जो को ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, एचसीएफ ही निकालते हैं। देखिए, एचसीएफ निकालने के आपने छोटी क्लासेस में कई सारे मेथड पढ़े हैं। जैसे सबसे पहले फैक्टर निकाल लो, ठीक है। फैक्टर के बाद जो वो कॉमन चेक कर लो, कॉमन के बाद जो वो हाईएस्ट चेक करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, सिंपल है। और भी कई सारे मेथड है एचसीएफ निकालने के। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन मेथड जो वो यूज करेंगे। अब क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो क्या होता है? तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 135 और 150 ले लिया, मान लो मैंने, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया। इन दोनों नंबर का जो मैंने एचसीएफ निकालना है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपने जो वो सिंपली क्या लिखना था, 135 जो वो छोटा नंबर देखना है। कौन सा है? 135 छोटा है 150 से, ठीक है। तो आपने ऐसे एक सिंबल यूज किया, आपने बोला है कि 135 जो वो छोटा नंबर है। अब 135 जो वो अगर छोटा नंबर है, तो आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन में जो वो डिवीजन आ रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड ही तो करना है, तो डिवाइड ही करना है। तो अब डिवाइड आपको पता है कि छोटे नंबर से करते हैं, तो 135 जो वो छोटा है, तो 135 से डिवाइड करो किसको? 150 को डिवाइड कर दो। तो देखते हैं डिवाइड करके। 135 मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइजर, और 150 मैंने यहाँ पे डिवाइडेंट लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो 135 वन जा हो जाएगा 135, ठीक है, क्योंकि 2 जा करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा 150 से, जो कि हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 10 में से 5 माइनस हुआ 5 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 3 1 बचा 15। अब यहाँ पे आप समझिए एक बात को, यहाँ पे रिमाइंडर आ चुका है 15, और यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, और यहाँ पे डिवाइजर है 135। जैसे आप पहले जो वो जैसे वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे आप कोई भी डिवीजन करते थे, डिवाइड करते थे, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन करते थे, क्या करते थे? क्यू मल्टीप्लाई बाई डी प्लस आर, इतना सा करते थे, ठीक है। तो वैसे ही लिखना है उस इक्वेशन को, वैसे ही लिखना है इस स्टेप के बाद। अभी जो वो देखिए एचसीएफ नहीं निकला है, अभी हमने फर्स्ट स्टेप जो वो कंप्लीट किया। 150 इक्वल टू क्या लिखना है? डी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखिए कि आर को हमेशा ही प्लस करना है, बाकी जो बच गए कौन से बचे? डी और क्यू ही तो बचे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल है। तो 135 मल्टीप्लाई बाई क्यू क्या है? 1 है, और प्लस आर कितना है? 15 है। बस इतना सा आपने इस स्टेप के बाद लिखना है, और आपको जो वो एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में ये पूछा जाएगा शायद, या 2.5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो एक नंबर आपको यहाँ पर 100% मिल जाएगा, अगर आप यहाँ तक जो इसको कंप्लीट करते हो। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप समझिए क्या कैसे करना है। अब आप इस 15 को जो वो क्या मान के चलिए? डिवाइजर मान के चलिए, और 135 जो लिखा है इसको जो वो आप डिवाइडेंट मानिए, ठीक है। 15 से डिवाइड करिए अब, और 135 को डिवाइड करिए। अब देखिए सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने 150 को जो वो 135 से डिवाइड किया था, ठीक है, मैंने 1 से किया, तो यहाँ पे 135 और नीचे आ गया 15। अब मैंने क्या बोला? मैंने नेक्स्ट स्टेप में बोला कि आप इस 15 को ऐसे डिवाइजर मान के चलिए, और ये जो 135 था इसको यहाँ पे ले आइए, ठीक है, इसको डिवाइडेंट मानिए। तो सेकंड स्टेप जो वो यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप की जो भी इक्वेशन थी वो हमने लिख ली, वेरिएशन जो भी आप जैसे भी समझो, ठीक है, तो वो लिख लिया मैंने। अब देखिए 15, अब 59 जा होता है, ये तो पूरा पूरा जा रहा है, 59 जा जो वो 135 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर आ गया, आपका जो वो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जो वो देखिए, आप बोलेंगे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, कि एचसीएफ का तो अभी पता नहीं चला, लेकिन एचसीएफ हमारे पास हमें पता चल चुका है। देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, क्वेश्चन जो वो यहाँ पे 9 है। तो इक्वेशन बनाते हैं पहले। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 135 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? आपको पता है क्यू मल्टीप्लाई बाई डी प्लस आर करेंगे, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, डी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर, आर कितना है? 0 है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, ये इक्वेशन भी आपने लिख ली। आप बोलिए यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया, तो एचसीएफ जो वो होगा जो यहाँ पे डिवाइजर था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, लास्ट पार्ट में। देखिए जब आपके पास रिमाइंडर 0 आया लास्ट स्टेप में, जिस स्टेप में और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था, मतलब जो यहाँ पे डिवाइजर था, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है।
HCF जो वो हो जाएगा। तो 15 से डिवाइड किया था लास्ट टाइम हमने, तो 15 जो वो यहाँ पे HCF हो जाएगा। तो सिंपल है, इसका मतलब जैसे 150 और 135 थे दो नंबर, तो 15 जो वो यहाँ पे जो वो हमारे पास डिवाइजर आ चुका है। सॉरी, डिवाइजर यहाँ पे 115 था, तो HCF भी क्या हो गया लास्ट में 15 आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 15 एक ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर जाता है। ठीक है, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों नंबरों को डिवाइड करना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो ये जो वो हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। और इस क्वेश्चन को जो वो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ऐसे ही तभी जो वो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो आपके पास जो वो कई सारे क्वेश्चन, जैसे 3 क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में, जो वो फर्स्ट में जो वो 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, उसको मैं बता दूं, जैसे 196 है और 38 और 220 है। ठीक है, इनका HCF निकालना है, इसको याद ही रख लो। ठीक है, बड़ा नंबर है, डिवाइड करने में थोड़ी सी टाइम लगेगा, हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको आप ऐसे याद रख लो कि 196 को जो वो 195 से, मैंने तो ऐसे याद रख लिया था पहले, तो 196 को जो 195 से डिवाइड करने पर 38 220 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 196 से जब जो वो इस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन जो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन जो वो 195 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है जो डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था 196 था, तो 196 जो वो इसका क्वेश्चन HCF आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो वो कंप्लीट हो जाएगा। देखने में बड़ा है लेकिन फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के जो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वही जो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी 2-3 क्वेश्चन और है वो जो वो आपके पेपर में नहीं पूछे जाने वाले। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 1.2 में। देखिए 1.2 में जो वो क्या है, 1.2 में प्राइम फैक्टर निकालना है आपने। ठीक है, प्राइम फैक्टर मतलब कि जो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, गुणनखंड, सॉरी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 140, तो 140 को जो वो यहाँ पे इसके जो वो अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, गुणनखंड के रूप में भी लिखना है। फिर जैसे प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं वैसे ही इसको, इसके भी वैसे ही निकालने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर या गुणनखंड बोल दो, कुछ भी है, अभाज्य गुणनखंड एक ही बात है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, ऐसे जो लाइन लगाओ। सबसे पहले आपको बताया कि प्राइम नंबर में जो वो 2 होता है, फिर जो 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर जो वो 7 आ जाता है, फिर 11, फिर 13, फिर ऐसे ऐसे 17 19 ऐसे चलते जाएंगे। तो 2 से देखिए जाता है, 0 है लास्ट में तो जाता है। ठीक है, 72 जा होता है, खत्म। 2 से फिर से जाता है, 0 है तो 2 से जाता है लास्ट में, वंस डिजिट या वंस यूनिट प्लेस पे। ठीक है, इकाई के अंक पर जो वो 0 है तो 2 से जाएगा ही। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स जो वो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 35 2 जा हो जाएगा। अब 35 जो वो 2 से नहीं जाता है, अगर 35 2 से नहीं जाता है तो 3 से चेक करिए, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाता है तो 5 से चेक करिए, 5 से जाएगा, 5 7 जा होता है तो 7 यहाँ पे आ गया 7। तो इसको जो वो कैसे लिखना है, इसको जो ऐसे लिखना है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वो एक जैसे क्वेश्चन जो वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे आपको पूछा गया, मान लो 5005 का निकालिए, ये भी आपको कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसको करने के लिए देखिए, जैसे 2 से तो नहीं जाएगा पहले। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसको जो वो 3 से चेक करते हैं, तो 5 5 10 प्लस करिए सभी डिजिट्स को, देखिए 3 से जाता है, नहीं जाता है, तो 4 नहीं आएगा। 5 से चेक करते हैं, 5 से तो जाएगा, लास्ट 5 है, तो 1 0 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 0 0 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब जो वो इसको 7 से चेक करिए। ठीक है, अब इसको जो वो 7 से चेक करिए, क्योंकि 5 से तो नहीं जाएगा। अब देखिए 5 से नहीं जाएगा तो पिछले वाले नंबर से अब नहीं जाने वाला, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में चले 2 3 5 ऐसे चले, तो जो वो छोटा नंबर अब नहीं आने वाला। तो 5 से नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है। अब जो वो 5 के बाद 7 है, तो 7 से चेक करने के लिए आप जो वो इसको डिवाइड करिए 7 से जल्दी से। तो 7 3 जा होता है, सॉरी 7 1 जा 7 होता है, और यहाँ पे बचा 3 30 आ गया। 7 4 जा होता है। ठीक है, 7 4 जा 28, और यहाँ पे बचा 2 21, और 7 3 जा 143 आ रहा है। ठीक है, 143 आ रहा है, मतलब कि 7 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूँ, 143 से मल्टीप्लाई करूँ तब आ जाएगा 1001। अब आपको पता है 7 से ये जा चुका है, अब 143 किससे जाता है, अब इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से फिर से जाएगा। तो इसको चेक करते हैं 7, देखिए पहले जो वो 4 और 3 की तरफ 7 8, अब देखिए 7 से अगर ये जा रहा है, 7 के बाद जो वो क्या आता है, 7 के बाद जो वो 11 आता है, क्योंकि 7 से नहीं जाने वाला। आप जो वो डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं, 7 से नहीं जाने वाला, तो मैं इसको जो वो 11 से अब चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो 143 मैंने 143 मैंने यहाँ पे लिखा है, 11 से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 11 1 जा 11 होता है। ठीक है, माइनस करके जो वो 12 13 14 3 आ रहा है, 11 3 जा 13 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 11 से किया तो 13 आ रहा है, तो 13 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 1 लिख दिया। इन नंबरों को जो भी यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई में लिखिए, सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, प्राइम फैक्टर आपने निकाल लिए। तो बस इतनी सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको HCF आएगा, LCM आएगा निकालने के लिए, तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी आपको जो भी वेरिफिकेशन करनी है, जैसे आपने अपने जो एक फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, और इसी के साथ ये जो 1/2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 12
और यहाँ पे 15 है, ठीक है, दो नंबर है मेरे पास 12 और 15। अब आपको पूछा गया कि इसका जो पहले एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। अगर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकल जाता है, ठीक है। अगर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला जो वो हमेशा ही उससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछ जाता है। तो देखिए कैसे निकालना है। एक और ले लेते हैं, जैसे 21 भी है तो 21 भी ले लेते हैं, ठीक है, 21 भी ले लेते हैं साथ में। तो आपको पहले जो वो एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो दोनों निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहले आप जो वो कई सारे मेथड है वैसे, तो मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल लेता हूँ तीनों को। तो यहाँ पे 12 की आ जाएगा 2 से, 6 आ जाएगा यहाँ पे, फिर जो वो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा, खत्म। यहाँ पे 3 से जाएगा तो 5 3 जा होता है 15, यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ से 3 से जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के क्या क्या आ रहे हैं, 12 के आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, वैसे यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई 1, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ही होता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 1 जो वो प्राइम फैक्टर में नहीं आता, प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर ही नहीं है 1, तो यहाँ पे 1 मैं लिखूंगा ही नहीं, 1 मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे 12 के मैंने लिख लिए गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर मैंने इसके लिख लिए प्राइम। तो 15 के लिख रहा हूँ, 15 के आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। और यहाँ पे जो वो ब्लैक से मैं 21 के लिख रहा हूँ, 21 के आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है। अच्छा सबसे पहले जो वो यहाँ पे निकालता हूँ मैं एचसीएफ। एचसीएफ में बात आती है कॉमन की, कॉमन जो भी है उनको जो वो आपस में प्रोडक्ट करते हैं। तो 3 है यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, तो 3 ही है यहाँ पे कॉमन, तो 3 है तो ये एचसीएफ जो वो सिंपल 3 हो जाएगा। एचसीएफ तो निकाल लिया, लेकिन एलसीएम को समझिए। एलसीएम में जो वो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे 2 है हमारे पास यहाँ पे 2, तो 2 है तो 2 जो वो मैक्सिमम टाइम्स वाला कहाँ पर है, तो मैं मैक्सिमम जो वो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 बार तो हमें लेना पड़ेगा, मैक्सिमम बार वाला आपने लेना है। तो 2 हो गया। 3 हमारे पास है तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 1 1 1, एक बार है सभी में, तो एक बार तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर 2 बार कहीं पे होता मैक्सिमम बार तो 2 बार ले लेते हैं, लेकिन एक बार है सभी में तो एक बार ही लेना है, ठीक है। तो 3 भी लिख लिया, 5 भी हमारे पास है लेकिन एक ही बार है तो 5 लिख लिया, 7 है तो 7 भी लिख लिया। इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका एलसीएम होगा। तो आप इसको जो वो खुद कर सकते हैं हम, ठीक है। सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं एक, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास की एचसीएफ, ठीक है। हमने जो एचसीएफ और एलसीएम देखा कैसे निकालते हैं। देखिए 3 नंबर या 2 नंबर हो तो वैसे ही करते हैं, फार्मूला वैसे यूज होगा। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन है आपको जो हमेशा ही पूछा जाता है, हमेशा मतलब किसी न किसी सीरीज में पूछा ही जाता है। जैसे 306 है और 657 था शायद, इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ दिया है, इसने बोला कि एलसीएम निकालिए अब, ठीक है, एलसीएम निकालिए इन दोनों का। तो अब आपको पता है कि एक फार्मूला है हमारे पास, तो वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू उनका एचसीएफ और मल्टीप्लाई उनका एलसीएम, मतलब कि डियर एचसीएफ एंड मल्टीप्लाई डियर एलसीएम। तो ये जो वो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। और देखिए दोनों संख्या का गुणनफल, तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657, ठीक है, इक्वल टू उनका एचसीएफ, तो एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम को एलसीएम ही लिखो। तो यहाँ से एलसीएम एक साइड रख लो और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 306 था यहाँ पे 306, और यहाँ पे 9 जो वो इसका तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर जो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए एलसीएम जो वो एक साइड ही रह जाएगा, और ये जो 9 था एलसीएम के साथ, ये जो वो यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 306 मल्टीप्लाई बाई 657 और डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पर आपके पास एलसीएम भी निकल जाएगा, ठीक है, एलसीएम निकल जाएगा। तो ये था हमारे पास फार्मूला, जिससे जो वो मतलब कि 2 नंबर हमारे पास ये बने हैं। अगर 3 नंबर होते तो तीनों नंबरों को आपस में गुणा करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ऐसे जो वो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जो वो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अगर हमारे पास एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकल जाएगा इस फार्मूले से, अगर एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक दिया है तो तीसरा या दूसरा जो वो निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 1.3। 1.3 में जो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहां पे लिखा होता है कि सिद्ध कीजिए कि जैसे एक क्वेश्चन है 3 + 2 √ 5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल का आपको पता होना चाहिए। रैशनल का मतलब है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, क्यू जो वो इसमें नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि 0 नहीं हो सकता क्यू। देखिए क्यू 0 होगा तो यहाँ पे समझिए क्यू 0 होगा तो 0 के साथ अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूँ तो वो जो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है वो, ठीक है। कैसे, देखिए जब अगर मैं 9 को 0 से डिवाइड करूंगा, मतलब 9 मैंने यहाँ पे लिखा, 0 मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं 0 को किसके साथ डिवाइड करूँ कि 9 आ जाए, 0 तो सबको 0 कर देता है, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 0 से डिवाइड करना किसी भी नंबर को पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो वो P/Q की फॉर्म में तो लिखते हैं, लेकिन क्यू तभी बोलते हैं कि 0 जो वो नहीं होने वाला, क्यू जो वो तभी 0 नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए वो जो वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिख जाते हैं, क्यू बराबर है नहीं 0 होता है, ठीक है। और इरेशनल क्या होता है, इरेशनल जो वो इनको छोड़ के जो भी आगे जो रैशनल
नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। या अंडर जैसे अंडर 2 हो गया, जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जैसे अंडर 2 नहीं आ रहा है, अंडर 3 नहीं आ रहा है, तो इनकी आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट इनकी 1.372 जो वो अंडर 3 की वैल्यू होती है, 1.414 जो वो इसकी होती है। तो ऐसे जो वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। बाकी वैसे ही है सभी क्वेश्चन वैसे। एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेकंड क्वेश्चन है 1.3 का, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। इसको इसने बोला कि प्रूव कीजिए कि ये जो वो एक इरेशनल नंबर है, ये जो वो एक इरेशनल नंबर है। अब आपको पता है कि इरेशनल नंबर में देखिए यहाँ पे अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब अंडर रूट 5 के साथ 2 आ रहा है और प्लस 3 हो रहा है। अब हमें तो पता चला है कि अंडर रूट वाला जो वो यहाँ पे अंडर रूट 5 या अंडर 2 आएगा, अंडर रूट 3 आएगा, तो वो तो इरेशनल नंबर होगा ही, या पाई भी एक जो वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कैसे इसको प्रूव करना है कि ये जो वो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका जो भी तरीका है सॉल्व करने का, वो ये है कि जैसे हमारे पास नंबर है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे हम जो वो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या को बोलते हैं कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है इसको, और क्यू जो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे पी जो वो और क्यू जो वो दोनों ही इंटीजर होते हैं, ठीक है, पूर्णांक होते हैं दोनों। तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे जो वो इसमें यूज होगा। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करने का वैसे तो कोई और मेथड नहीं है। इसको प्रूव करने का एक ही मेथड है कि आप जो वो क्या करिए, इसको उल्टा मान के चलिए। जैसे अपरिमेय प्रूव करना है, इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो आप क्या करिए, इसको रैशनल मान के चलिए। इसको अगर रैशनल मान के चलेंगे या परिमेय संख्या मान के, आपने लिखना है पहले कि मान लो ये जो वो एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको जो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको इक्वल टू में पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो अंडर रूट 5 एक साइड लिख लेंगे। अंडर रूट 5 ही क्यों एक साइड लिखा, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट 5 जो वो एक इरेशनल नंबर है, या अंडर 2 होता है, अंडर 3 होता है, तो उसको साइड में कर लेते हैं। तो ठीक है, तो एक जो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 जो वो यहाँ पे, देखिए 3 जो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पी अपॉन क्यू -3, और यहाँ पे जो A2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, नीचे जाकर ये जो वो डिवाइड हो जाएगा 2 ऐसे। तो कुछ इस तरह से ए बन जाएगा लास्ट में। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको कर ही लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। देखिए कैसे आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। क्यों लिखा पी अपॉन क्यू, क्योंकि हमने मान के चले इसको, मान लिया। लास्ट में जो वो एक गलत निकलेगा, ये निकलेगा रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या, जबकि हमें पता है कि परिमेय जो वो अपरिमेय नहीं उसकी। हमने तो अभी बात की कि जो परिमेय नहीं है वो ही अपरिमेय होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय इक्वल टू अपरिमेय निकलेगा, इसलिए हम बोलेंगे लास्ट में कि कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। जो हम मान के चले थे वो गलत निकला, इसलिए जो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, बस इतनी सी बात है। तो अब देखिए क्या करना था, यहाँ पे एक एक करके जो वो दूसरी साइड लेकर के जाते हैं। जैसे 3 को ले गया मैं पहले, 2 अंडर रूट 5 यहाँ पे रहा, तो 3 जो वो दूसरे जाके जो वो मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ठीक ठीक है, माइनस हो गया। तो माइनस करने पर जो वो इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्यू आ जाएगा एलसीएम नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस 3 क्यू आ जाएगा, यस 3 क्यू आ जाएगा, यस ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट 5 ही रहा, ठीक है, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है देखिए, तो दूसरे जाके जो वो डिवाइड हो जाएगा, तो p माइनस 3q अपॉन 2q आ जाएगा, डिवाइड हो गया 2q के साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ही आपको समझने की जरूरत है। देखिए p और q मैंने बोला p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, p और q दोनों ही इंटीजर होंगे। अब देखिए आपको पता है कि इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर आता है, मतलब कि यहाँ पर भी इंटीजर है। p जो वो पहले से इंटीजर है, इंटीजर को 2 के साथ या इंटीजर को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के तो इंटीजर आ जाता है, मतलब कि ऊपर भी इंटीजर है, या माइनस करने पर भी इंटीजर आता है, मतलब कि यहाँ पे इंटीजर अपॉन इंटीजर है। और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक अपॉन पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे तो एक साइड अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब है एक साइड रैशनल है, एक साइड रैशनल है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन होगी। जबकि परिमेय और अपरिमेय जो वो यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपने बोलना है कि जो हम मान के चले थे वो गलत निकला, इसलिए जो वो 3 प्लस 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने मान के चला था उसको परिमेय संख्या, हम मान के चले थे रैशनल नंबर, लेकिन वो निकला इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस इतना समझना है आपने कि इसको जो वो कैसे करना था, ठीक है। मान के उल्टा चलना था, लास्ट में उल्टा निकलेगा, गलत निकलेगा, रॉन्ग निकलेगा, तो आप बोल दो कि जो हम मान के चले थे वो गलत था। इसलिए अगर अपरिमेय नहीं होगी तो वो परिमेय होगी, अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, ठीक है। तो 1.3 में ऐसे क्वेश्चन है, इन सभी को जो आप कंप्लीट करिए अच्छे से। 1.4 पे आते हैं, 1.4 पे आते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1.4 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो आपने बताना है कि जो परिमेय संख्या लिखी होगी, जैसे 13 अपॉन यहाँ पे 31 25 लिखा है, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा होगा, या 2 नंबर लिखे होंगे, ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि सात है या अशांत है। देखिए सात और अशांत होने का सीधा सा मतलब है, ठीक है, सात और अशांत का को जो वो इसको शांत और अशांत को जो वो एक मतलब शांत दशमलव होगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और अशांत होगा तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको आप ऐसे समझिए जैसे अगर मैं जैसे 22 को जो वो 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, पाई इक्वल टू होता है 22/7, तो 22 को 7 से डिवाइड करता हूँ, आपको पता है ये जो वो रिपीट नहीं होने वाला, ये जो वो अलग अलग आता है, ठीक है, ये जो वो नॉन रिपीटेबल है, ठीक है, तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग उसको बोलते हैं अशांत, मतलब कि ये शांत है, शांत नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो ऐसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की रिपीट 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 होता चला जा रहा है, ठीक है। और शांत, शांत का मतलब है रिमाइंडर जीरो आ गया, सिंपल। तो यहाँ पे डिवाइड करके तो चेक किया जा सकता है, ठीक है, डिवाइड करके तो चेक किया जा सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि डिवाइड नहीं करना हो तो कैसे करेंगे, डिवाइड नहीं करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 17/8 है, तो आपको जो वो मतलब कि ऐसे चेक करना है कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि रिपीट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, या रिपीट होता चला जा रहा है, ऐसे चेक करना है इसको, ठीक है, मतलब कि शांत है अशांत, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे, या इंग्लिश में जो आपको मैंने बता दिया कि क्या बोलेंगे, नॉन सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे शांत को, या अशांत को मतलब कि जो अशांत है, मतलब कि रिमाइंडर जीरो ही नहीं आ रहा है, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो करना कैसे है इसको, ठीक है, करना कैसे है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसके आप जो वो क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए कैसे, जैसे 8 क्या आते हैं, 2 4 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, तो इसके निकले 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 की पावर में 3 आ रहा है, ये जो वो इसका निकला। अब यहाँ पे समझिए इसका जो मेथड है करने का वो क्या है, इसका मेथड है कि 2 की पावर में n, मैं कुछ और कर ले, 2 की पावर में n और 5 की पावर में m इस रूप में आना चाहिए, ठीक है। इसका जो भी डिनोमिनेटर था उसके अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की पावर n और 5 की पावर में m आना चाहिए। ये जो n और m है ये कुछ भी नहीं है, ये जो वो पावर है 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, ऐसे जो वो आ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या इस फॉर्म में आ रहा है, तो यस 2 की पावर में 3 आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूं, 2 की पावर में 3 आ रहा था, ठीक है, तो 2 की पावर में 3 मैंने क्या बोला किस फॉर्म में आना चाहिए, ये आना चाहिए 2 की पावर में n 5 की पावर में m, मैंने बोला n और m जो वो दोनों जीरो हो सकते हैं, एन और एम में से कोई एक जीरो होता है, बस 2 और 5 के अलावा जो वो और कोई नंबर नहीं ना आए, अगर कोई और नंबर आया तो आप बोल दो कि ये जो वो अशांत है, ठीक है। तो 2 की पावर में 3 आ रहा है, अब देखिए 2 की पावर में 3 का मतलब है यहाँ पे वो 2 की पावर में 3 और 5 की पावर में कुछ भी नहीं आ रहा है ऊपर, तो 5 की पावर में 0 लिख दो, तो देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 3 आ रहा है और m इक्वल टू 5 आ रहा है, तो आ तो रहा है इस फॉर्म में, ठीक है। देखिए 5 नहीं आ रहा है तो m की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो आ तो इस फॉर्म में रहा, मैंने बोला ना m जो वो m या n जो वो 0 होता है एक में से, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिए 2 और 5 के अलावा जो वो और किस कोई आया, जैसे 7 आ गया मान लो, जैसे ऐसे आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 ऐसे आ रहा है गुणनखंड, तो 7 क्यों आया यहाँ पे, 7 नहीं आना चाहिए था, 7 आया इसका मतलब है कि ये जो वो अशांत है, ठीक है। अगर 2 और 5 ही आए तब जो वो शांत होगा, 2 और 5 भी आए तब जो वो ये शांत हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड जब करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा आगे आगे, आगे जैसे जा करके, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए या 2 और 5 में से कोई एक भी आए तब भी जो वो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। अगर 5 आए या 2 ना आए तब भी चल पड़ेगा, 2 आए 5 ना आए तब भी चल पड़ेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। आई होप आप समझ गए हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 23, इसमें तो सिंपल दिया हुआ है 2 की पावर में 3 5 की पावर में 2, ठीक है, 2 और 5 यहाँ पे है सिर्फ, बाकी और तो कुछ नहीं है, इसका मतलब शांत है, सीधा सा बोल दो कि ये शांत है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो आपने इसको करना है। शांत का क्या मतलब होता है, शांत का मतलब होता है, शांत को इंग्लिश में होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 में ऐसे क्वेश्चन है, बाकी इससे ज़्यादा जो वो आपको नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एक और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया आपको कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों नंबरों का गुणनखंड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल जो वो उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के इक्वल होता है, लेकिन अगर तीन संख्या करेंगे तो जो वो यहाँ पे जो वो सही नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए तीनों संख्या, अगर मान लो जैसे दो संख्या थी हमारे पास 2 और, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 12 15 और 21 का, ठीक है। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँ 12 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 21, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलेंगे कि उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो वो इक्वल नहीं आता है, इस बात को आप ध्यान रखें, ये जो वो दो संख्याओं में ही अप्लाई आपने करना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए बाकी बच्चों के साथ भी, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए कम से कम टाइम में जो आपको ये फर्स्ट चैप्टर का रिविजन मिला है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।